हेलो एवरीवन, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आशीष ब्लॉग एसएससी की आज की वीडियो में। तो जैसे मैंने बोला था कि संडे से हम मैथ्स के लिए इंटेंस रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी इंटेंस रिवीजन सीरीज की पहली वीडियो होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हो शेयर कर देना। और हाँ, एक बात और, आप अपना फीडबैक ज़रूर देना वीडियो के कॉमेंट में कि आपको कॉन्टेंट कैसा लगा और मुझे क्या इंप्रूवमेंट की नीड है। ठीक है, तो वीडियो में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दे देना। तो वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है इफ़ द इक्वेशंस 18x प्लस के माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, के माइनस 2x प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर k इज ग्रेटर देन 0 है और ये पैरेलल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, दिया गया है कि ये पैरेलल है, तो हमें k स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन दी गई होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये किस चीज़ की इक्वेशन होती है? तो ये हमारी प्यारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इसी तरीके से कई सारी लाइंस हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ लिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी पहली लाइन है। हमारे पास एक दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब जब भी दो लाइन होंगी तो कुछ ना कुछ उनमें टाँका भिड़ा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे कुछ इक्वेशंस होती हैं, सॉल्यूशंस निकलते हैं उनके, तो हम उनको राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो दो लाइन होंगी वो क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, और हमारे पास एक दूसरी होती है जो कि कोइंसाइडिंग लाइन होती है। कोइंसाइडिंग लाइन मतलब जस्ट लाइन के ऊपर लाइन। ठीक है, और तीसरा जो केस हमें गिवन है क्वेश्चन में वो है पैरेलल लाइंस का। ठीक है, पैरेलल लाइंस का अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इसका मतलब a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये इसके लिए हमारा केस बनता है, और इसके कितने सॉल्यूशन निकल करके आते हैं हमें वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारे पास कोइंसाइडिंग लाइन का होता है। कोइंसाइडिंग लाइन में क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसके लिए भी हमारे कुछ सॉल्यूशंस निकल करके आएंगे, मतलब जहाँ पर वो लाइन सेटिस्फाई करेगी। और तीसरा होता है हमारे पास पैरेलल लाइन का केस। पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ पर भी हमारे कुछ सॉल्यूशंस निकल करके आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। कोइंसाइडिंग लाइन में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अभी मैं समझाता हूँ आखिर ऐसा होता क्यों है। पैरेलल लाइन में हमारे पास नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, छोटा सा मैं समझाता हूँ। अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक ही पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट करेंगी ना, ऐसा थोड़ी है कि आगे जा करके फिर इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं ना। तो इसीलिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर किसी लाइन के ऊपर कोई लाइन कोइंसाइड कर रही है तो वहाँ पर तो मल्टीपल सॉल्यूशंस बन रहे होंगे ना सेटिस्फैक्शन के लिए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है। वहीं पर अगर पैरेलल लाइंस की बात करें तो ये तो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये हमारे पास केसेस बन जाते हैं। इंटरसेक्टिंग में कोफिशिएंट इक्वल नहीं होते हैं, कोइंसाइडिंग में तीनों इक्वल होते हैं, पैरेलल में पहले और दूसरे इक्वल होते हैं। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें क्वेश्चन ने बोला है कि लाइन्स पैरेलल है। अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइन्स का केस हमारे पास में क्या था, हमें वो पता होना इंपॉर्टेंट है। तो पैरेलल लाइंस के लिए मैंने आपको क्या बताया? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, बट डज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, अब एक्चुअल में हमें पहले और दूसरे से ही काम हो जाएगा, तीसरे की हमें कोई नीड ही नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया कि ax प्लस by प्लस c जो होती है वो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं कोफिशिएंट। तो 18x का कोफिशिएंट अपॉन दूसरे का क्या है? k माइनस 2। वहीं पर b1 अपॉन b2, b1 कितना है? k माइनस 2, देन k माइनस 2 अपॉन कितना है? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? k माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 18 × 144। तो यहाँ से क्या मैं k माइनस 2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ? कितना आ जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा 12, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। अब अगर मेरे पास k की वैल्यू 14 है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो। 14 का स्क्वायर मतलब 196 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 202 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही होंगी, a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे दिया जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूछ लिया जाता है तो तीनों ही इक्वल होंगे। अगर नो सॉल्यूशन बोल दिया जाता है तो पहला और दूसरा इक्वल होंगे, पैरेलल लाइंस बनेंगी नो सॉल्यूशन में। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एक ये एंड एक ये, एज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अभी मैंने आपको बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारे बनते हैं कोइंसाइडिंग के केस में। जब लाइंस क्या होंगी, कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी। और कोइंसाइडिंग लाइंस का केस क्या होता है कि तीनों कोफिशिएंट क्या होते हैं, का रेशियो इक्वल होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसके थ्रू आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हमारे पास a1/a2 कितना बनेगा, ये a1 यहाँ पर 1 होगा, b1 और ये हमारा c1 हो गया हमारे लिए एक तरीके से। ठीक है, जस्ट वैल्यू पुट करते हैं, देन 3/a माइनस b इज इक्वल टू 1/a प्लस b। अभी देखो ये इधर -3 आ जाएगा और ये वाला भी इधर माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस दोनों में क्या होगा, एक तरीके से प्लस हो जाएगा। तो अगर दोनों इक्वल के उधर है तो जस्ट उनको डायरेक्टली वैसे ही लिख लो, 3/3a प्लस b माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ तो जैसे ही मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो मेरा a और b का रिलेशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसी को फाइंड कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू a माइनस b। अभी मैं b को इधर ले जाता हूँ तो 4b इज इक्वल टू -2a आ जाएगा। तो एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो a इज इक्वल टू -2b आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई। अब मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा, तो जैसे ही मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 3a प्लस b माइनस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। 3a से 3a कट जाएगा। ठीक है, ये b इधर आ जाएगा माइनस में, देन 2b इज इक्वल टू -3। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2। अब मुझे b की वैल्यू पता चल गई है कि -3/2 है। b की वैल्यू -2/3 गलत, b की वैल्यू 2 गलत। अब मेरे पास c और d बचे। अब मैं ये b की वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पर b की वैल्यू उठा करके पुट करूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा और माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +3। तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जो ये पीछे कॉन्सेप्ट बताया था आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और अपना जहाँ पर भी आपके नोट्स वगैरह लिखते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पर आप इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 24 नेचुरल नंबर्स। हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है किसका, फर्स्ट 24 नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही करते करते हमें कितने का बताना है, हमें बताना है फर्स्ट 24 नेचुरल नंबर का, यानी कि 24 तक के स्क्वायर का सम। अब एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, वो भी कंटिन्यूस। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास कई फॉर्मूले होते हैं। स्लाइड नहीं ले रखी मैंने, स्लाइड ऐड कर लेते हैं ज़रा। ओके, अभी स्लाइड ऐड कर ली। तो हमने 8th 9th में हमने एक चीज़ पढ़ी होती है, क्या पढ़ी होती है कि 1 + 2 + 3 ऐसे ही करते करते n टर्म तक का सम ऑफ n टर्म क्या होता है, n + 1/2 होता है। ये सम ऑफ n टर्म होता है। ठीक है, अब उसी तरीके से हमारे पास कभी कभी ये होता है फर्स्ट सेकेंड का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट करके n का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n टर्म। ये क्या होता है हमारे पास, n + 1 2n + 1/6। ठीक है, एक इसी तरीके से हमारे पास क्यूब का भी होता है, बट जैसे ही जब उसके क्वेश्चन आएंगे तो उसको देखेंगे। तो एक चीज़ देख रहे होगे, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ n टर्म हमें बोला गया है, शुरुआत के स्क्वायर n टर्म के स्क्वायर का सम हमें बताना है। तो जस्ट देख रहे होगे क्या यही बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है ना। ठीक है, ये तो होगा सम, ये क्या होगा, ये तो सम होगा। तो वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n + 1 2n + 1/6, ये तो सम होता है। बट हमें एक्चुअल में बताना है कि हमें एवरेज बताना है।
और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज होता है हमारा सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो जस्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। सम क्या होगा? एन, एन कितने कितने टर्म का? 24 टर्म का, तो 24, ठीक है। फिर n + 1 मतलब 25 इंटू 24 दूना 48 1 49/6। ये तो सम हुआ। अपॉन में और क्या? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने? 24, यानी कि n से n एक तरीके से हमारा कट जाता। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 25 9 225 के 5 हासिल आ गया कितना? 9 को लिखा। 25 9 225 के 5 हासिल आ गया 22। 25 चौको 100 और 100 को 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 122/6 कर लो, कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 0 6 4 24 और वो 0.66 आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? ये हमारा 204.17 के बराबर है। किस ऑप्शन पर है? ऑप्शन नंबर बी पर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। मैंने आपको क्या बताया? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म n n+1/2 होता है, लेकिन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन टर्म, शुरुआत के n टर्म के स्क्वायर का सम कितना होता है? तो n n+1 2n+1/6 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है ये बताने के लिए कोई भी दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। देखो, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल हूबहू होना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल हूबहू होना, कार्बन कॉपी होना। वो नहीं बोलते बिल्कुल टू कॉपी है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कुछ कंडीशंस होती हैं। कितनी कंडीशंस होती हैं अगर हमसे ये डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो किन्हीं भी दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए टोटल हमारे पास 5 कंडीशंस होती हैं। टोटल हमारे पास 5 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन हमारी होती है साइड साइड साइड। दूसरी हमारे पास होती है राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तीसरी हमारे पास होती है साइड एंगल साइड। और तीसरी होती है हमारे पास एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो हमारे पास 4 हो गई टोटल। और पांचवी हमारे पास होती है AAS, है ना, एंगल एंगल साइड। इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला जैसे मैंने बोला साइड साइड साइड, मतलब किन्हीं भी दो ट्राइंगल की जो साइड्स होती है ना, तीनों साइड क्या हो? तीनों साइड इक्वल हो। तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो। दो ट्राइंगल की तीनों साइडें क्या होंगी? जब इक्वल हो जाएंगी तो वो ट्राइंगल ऑटोमेटिकली ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे हमारे पास आता है राइट हाइपोटेन्यूज साइड। इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है? यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा समझने की जरूरत होती है कि जो हाइपोटेन्यूज होती है ना, हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए एंड वन शॉर्टर साइड एंड वन शॉर्टर साइड, ठीक है। जैसे ये हमारे पास राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये तो इसकी हाइपोटेन्यूज पहले तो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसकी अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल है और साथ ही साथ एक कोई साइड इसकी इक्वल है। अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक शॉर्टर साइड इक्वल है तो हम बोलेंगे कि वो RHS प्रॉपर्टी के थ्रू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास साइड एंगल साइड। साइड एंगल्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा समझ लो कि दो साइडें इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल है, ठीक है। साइड एंगल साइड में क्या होता है कि टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, यानी कि जो दो साइडें हैं वो तो इक्वल होंगी एंड एंगल बिटवीन देम इज इक्वल, एंड एंगल बिटवीन देम इज इक्वल, ठीक है। इसी फिगर में थोड़ा सा समझ, चलो मैं थोड़ा सा बड़ा फिगर बना देता हूँ, नहीं तो कहोगे कितना छोटा सा फिगर बना दिया, ठीक है। ये जैसे मैंने बना दिया, ठीक है। ये साइड, ठीक है। इसकी भी ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर मान लिया ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है, इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है, अगर ये इक्वल है तो हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, ठीक है। अगला है हमारे पास एंगल साइड एंगल। इसमें एक्चुअली में क्या होता है? देखो, एंगल साइड एंगल में एक्चुअल में ये होता है कि दो पेयर ऑफ एंगल जो होंगे उसके जो इंक्लूडेड साइड होगी ना, जो वो साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, लेकिन अगर दो पेयर ऑफ एंगल, यानी कि एक पेयर ऑफ एंगल इक्वल है और उसी से जो इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और एंगल साइड में भी क्या होता है? इसमें भी थोड़ा सा ऐसा ही होता है। इसमें भी बस ऐसा समझ लो कि दो पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल है और उनसे नॉन इंक्लूडेड जो साइड होती है
वो इक्वल होनी चाहिए। देखो इंक्लूडेड साइड कैसे मानी जाएगी, ये अगर एक ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये पेयर और ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर इक्वल है, तो इनकी इंक्लूडेड साइड कौन सी होगी, ये होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी पेयर ऑफ एंगल इक्वल होता है बट नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल होती है। इसमें नॉन इंक्लूडेड साइड क्या होगी, जैसे ये और ये एंगल इक्वल है, इधर मैंने बनाया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो देखोगे कि ये ठीक है, इधर ये एंगल, तो ये इंक्लूडेड साइड्स थी। इसमें क्या होगा कि कोई एक नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल हो जाएगी, चाहे ये इक्वल हो सकती है चाहे ये इक्वल हो सकती है, बस फ़र्क इतना होता है। बाकी एक तरीके से देखोगे तो प्रॉपर्टीज़ एक ही जैसी है, ठीक है। तो ये टोटल 5 प्रॉपर्टी होती हैं किसी भी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। पीछे चलते हैं क्वेश्चन पे। दीज हैव 2 इक्वल साइड्स एंड सेम पेरीमीटर। थोड़ी देर इस ऑप्शन को रखते हैं, अगले ऑप्शन को पढ़ते हैं। सेम एरिया होना चाहिए, सेम बेस होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि सेम बेस हो सेम एरिया हो, ठीक है। 1 साइड एंड 1 एंगल ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, ऐसा हमने कहीं बात की क्या कि एक साइड और एक एंगल इक्वल होना चाहिए, नहीं, कम से कम एक साइड और 2 एंगल, या फिर 2 एंगल एक साइड। तो ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेम बेस और सेम हाइट होनी चाहिए, मेरे भाई सेम बेस और सेम हाइट होने से जरूरी थोड़ी ना है कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी है। उनका एरिया सेम आ जाएगा, जरूरी थोड़ी है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट में एंगल्स भी तो इक्वल होने मैटर करते हैं, तो ये भी हट जाएगा। बचा पहला ऑप्शन, ये क्या बोल रहा था कि 2 साइड इक्वल हैं, 2 ट्राइंगल हैं मेरे भाई, ठीक है, इनका पेरीमीटर सेम है। जैसे मैं इनका पेरीमीटर मान लेता हूँ 39 सेंटीमीटर और इसका भी पेरीमीटर 39 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। अगर इसकी 2 साइडें इक्वल हैं, अगर इनकी 2 साइडें इक्वल हैं तो मेरे भाई ये तीसरी साइड तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी ना, क्योंकि पेरीमीटर सेम है। जैसे ही माइनस करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगी, ये दोनों साइडें आपस में इक्वल आ जाएंगी। यानी कि ये ऑप्शन पहला वाला क्या बोल रहा है, पहला वाला ये बोल रहा है कि उसकी तीनों साइडें ही इक्वल हैं। अगर जब तीनों साइडें ही इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी की एक कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और ये टोटल 5 कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तो पांचों तो बता दी ना, चलो ओके। ये द पॉइंट P and S आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट QR such that angle PQR is equal to 90 degree, angle SRQ is equal to 90 degree and PQ is equal to SR। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस हो गए। ये जो A है ना, ये ट्राइंगल PQR है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ पे ये भी ट्राइंगल है, तो इसको थोड़ा सा कर लेना, ये मिस टाइप हो गया मुझसे, ठीक है। अब जो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा सा फिगर बना लेते हैं। पहले बोला है कि द पॉइंट P एंड S आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट QR, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट होगी कोई QR, मैंने ड्रॉ कर ली, सेम साइड पे है P और S, तो ये मान लेता हूँ पॉइंट P होगा, ये मान लेता हूँ पॉइंट S होगा सॉरी, ठीक है। तो पॉइंट P एंड S आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट QR सच दैट एंगल PQR, ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री है। तो अब जब मुझे पता है कि ये 90 डिग्री है तो थोड़ा मैं पॉइंट को सही से बना लेता हूँ, ठीक है। ये PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये पॉइंट P है, ये Q है, R है, 90 डिग्री है, तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा PQR, ठीक है, और एंगल SRQ ये 90 डिग्री है, तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा ये SRQ, ठीक है। अब मुझे बताना है कि ये दोनों कब कॉन्ग्रुएंट होंगे। सबसे पहले तो ये साइड एंगल साइड से क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, देखो जरा, PQR ट्राइंगल और SRQ ट्राइंगल, देखो एक एंगल इनका इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे देखो RHS क्यों नहीं लगा सकता मैं, RHS इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पर एक साइड जो है वो कॉमन साइड है, एक साइड कॉमन साइड है, और हमने RHS में बात क्या की थी कि एंगल जो है ना वहाँ पर हाइपोटेन्यूज इक्वल होती है और एक शॉर्टर साइड भी इक्वल होती है, बट यहाँ पर साइड इक्वल है क्या, सबसे पहले वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इक्वल दी गई है क्या, नहीं पता है मुझे, गिवन ही नहीं है हाइपोटेन्यूज इक्वल है कि नहीं है। जब हाइपोटेन्यूज इक्वल ही नहीं है तो RHS तो एलिमिनेट हो जाएगा ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो इक्वल हुई ही नहीं RHS के लिए, तो यानी कि साइड एंगल साइड से ही इक्वल होंगे, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये साइड कॉमन हो गई, ठीक है। QR साइड क्या होगी, QR इज इक्वल टू QR कॉमन,
ठीक है, साइड पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एस आर क्यू इक्वल साइड एंगल, और हमें पी क्यू इज इक्वल टू एस आर ऑलरेडी गिवन है। तो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या हो गया, हमारे ट्राइंगल्स इक्वल हो जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, एंगल क्यू 90 था और एंगल आर 90 था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये मत लगा देना मेरे भाई, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल इक्वल है वो सेम पोजीशन पे आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। आरएचएस क्यों नहीं लिया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं दी थी। अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल दी होती तो शॉर्टर साइड इक्वल थी, हम आरएचएस लगाते, बट हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं दी थी, इसीलिए हमने साइड एंगल साइड लगाया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स on the same side of the radius. OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD. If AB is equal to 10 cm, CD is equal to 24 cm and PQ is equal to 7 cm. क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लेंदी है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। O be the center of circle, ठीक है, एक सर्किल है जिसका सेंटर है O, ठीक है। AB and CD are two parallel chords on the same side of the circle, ठीक है। AB छोटी है कॉर्ड, अगर छोटी कॉर्ड है तो जाहिर सी बात है वो नीचे बनी होगी, क्योंकि जैसे ही सेंटर की तरफ जाते रहते हैं तो कॉर्ड की लेंथ बढ़ती जाती है, और डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, तो ये हो जाएगी ए बी। कितनी सेंटीमीटर है, तो हम बोलेंगे टोटल 10 सेंटीमीटर है। हमने बोला ठीक है भैया। फिर एक सी डी है कॉर्ड, ठीक है, सी डी भी क्या है, सेम साइड पे ही है, और सी डी की लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर हमने बोला। ठीक है, देखो वैसे तो अगर मैं इसको एलिमिनेशन के थ्रू चाहूँ तो तुम एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हो, बट ठीक है, पहले क्वेश्चन को ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, अब मुझसे बोला गया है कि OP इज द परपेंडिकुलर टू AB। OP परपेंडिकुलर है AB पर, ये पॉइंट P होगा, एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू CD, और ये वाला पॉइंट Q होगा। ठीक है, हमें P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 दी गई है, P और Q के बीच की डिस्टेंस 7 दी गई है। तो यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ तो क्या दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये और एक ये। एक ट्राइंगल मेरे पास बना OQD और एक ट्राइंगल बना OPB, और दोनों में ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। देख रहे हो कि ये R है और OB भी R है, हाइपोटेन्यूज है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लिखूँ, OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस QD का स्क्वायर, और OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। तो ये भी R है, ये भी R है, तो आपस में दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी। इज इक्वल टू R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी ना। अब मैं क्या करता हूँ, जो मुझे लेंथ पता है मैं वो लेंथ उठा करके इस पर पुट कर देता हूँ। दोनों ऑप्शन दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। अभी देखो OQ कितना है, OQ हमें नहीं पता है, तो OQ को मैं x मान लेता हूँ, तो x स्क्वायर प्लस QD का स्क्वायर, QD। अगर टोटल CD 24 है तो QD कितनी होगी, 12 होगी। यही तो होता है सर्किल में, अगर सेंटर से कॉर्ड आती है, सेंटर से परपेंडिकुलर आती है तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में कॉर्ड को डिवाइड करती है। तो ये 12, ये 12, तो 12 का स्क्वायर मतलब 144 इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, OP का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x, x प्लस 7 का होल ऑफ स्क्वायर जो होता है ना, ये है ना OP, तो x प्लस 7 प्लस PB कितनी है, टोटल 10 थी AB, तो ये 5 हो जाएगी, 5 5 कितना 25 हो जाएगा। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 40 20 60 5 65 9 74, 74 इधर माइनस में आ जाएगा तो 70 बन जाएगा, और 14x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अब मुझे एक चीज़ बताओ, किसी भी R वाली इक्वेशन पे वैल्यू को पुट कर दो। अगर ये x 5 आया और ये 12 है, तो 12 और 5 मिला करके रेडियस कितनी होती है, 13। ये 5 ये 12, ट्रिपलेट क्या होता है, 12 5 13, तो रेडियस 13। अगर रेडियस 13 तो डायमीटर कितनी, 26। अब मैं जो एलिमिनेशन की बात कर रहा था, एलिमिनेशन आप कैसे लगा सकते थे, देखो मैंने आपको बताया कि डायमीटर इज दी लार्जेस्ट कॉर्ड, लार्जेस्ट कॉर्ड है, तो अगर एक कॉर्ड 24 है, इसका मतलब डायमीटर तो 24 से बड़ी ही होगी। खत्म खत्म खत्म,
क्या कहते हो, क्या कहते हो? मैंने आपको बोला ना कि डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। अगर डायमीटर लार्जेस्ट कॉर्ड है इसका मतलब है कि वो तो 24 से बड़ी ही होगी, और 24 से बड़ा एक ही ऑप्शन है 26। ठीक है, और बाकी ये आपको बता दिया मैंने, ये ओ है। सेंटर से अगर कोई भी कॉर्ड पर, किसी भी कॉर्ड पर अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है, वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है कॉर्ड पर, वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। बहुत जगह काम आएगा आपको ये। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्किल ऑफ रेडियाई 22 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, दो सर्किल हैं जिनकी रेडियस 22 और 10 है, उनके बीच की दूरी कितनी है? 37। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, एम एंड क्यू, एक एम और क्यू से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनती है, तो हमें एम क्यू की लेंथ बतानी है, मतलब हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही बतानी है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, जो भी सर्किल से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा है कि किसी भी पॉइंट, किन्हीं भी पॉइंटों से कितने सर्किल पास हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट है हमारे पास तो उससे कितने नंबर ऑफ सर्किल पास हो सकते हैं? तो हम बोलेंगे उससे इनफाइनाइट सर्किल पास हो सकते हैं। उससे क्या होगा? इनफाइनाइट सर्किल पास हो सकते हैं या इनफाइनाइट सर्किल बन सकते हैं। ठीक है, अगर दो पॉइंट हैं तो वहाँ से भी इनफाइनाइट सर्किल बन सकते हैं या फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तीन पॉइंट कोलिनियर हैं, अगर तीन पॉइंट कोलिनियर हैं तो नो सर्किल। ठीक है, उनसे कोई भी सर्किल पास नहीं हो सकता। आप ही सोचो, कोई भी पॉइंट तीन कोलिनियर है, क्या उससे कोई एक सर्किल पास, एक भी सर्किल पास हो सकता है क्या? नहीं। दो सर्किल एक से हो सकता है, दो से हो सकता है, लेकिन तीन पॉइंट जो सीधी रेखा में है उनसे एक भी सर्किल पास या एक भी सर्किल नहीं बन सकता। ठीक है, अगर वहीं पर यह बोल दिया जाए कि अगर जो तीन पॉइंट है वो नॉन कोलिनियर है, अगर नॉन कोलिनियर होंगे तो ओनली वन सर्किल, ओनली वन सर्किल कैन बी फॉर्म और पास। ठीक है, अगर चार इस टाइप में अगर पॉइंट्स दे दिए गए तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से सर्किल तो पास होगा, लेकिन ये चारों पॉइंट आपस में मिलकर के क्या बना रहे होंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हो सकता है ना पास हो सकता है तीन ही पॉइंट से सर्किल निकल जाए या दो से ही निकल जाए, लेकिन अगर वो सर्किल चारों से पास होगा तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इफ देयर आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स देन हाउ मेनी सर्किल कैन बी पास थ्रू देम, तो जीरो होगा। अगर वहीं पर बोल देगा कि फ्रॉम वन पॉइंट हाउ मेनी सर्किल कैन बी पास, तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना थोड़ा सा। अभी नंबर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, बट उसके पहले ये बता देता हूँ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है ना। देखो, हमारे पास दो तरह की टेंजेंट्स होती हैं, एक होती है हमारे पास डायरेक्ट और एक हमारे पास होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और एक होती है हमारे पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, कॉमन क्यों बोल रहे हैं? कॉमन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो दो सर्किल के बीच में बन रही है, इसीलिए कॉमन बोल रहे हैं, दो सर्किल के लिए कॉमन है। डायरेक्ट एक्चुअल में क्या होती है? डायरेक्ट स्ट्रेट होती है, मतलब हेड टू हेड या फिर टो टू टो। अगर एक ये सर्किल है और एक ये सर्किल है तो हेड से हेड में जाएगी और टो से टो में जाएगी। ठीक है, लेकिन ट्रांसवर्स में ऐसा नहीं होता है, ट्रांसवर्स इंटरसेक्टिंग होती हैं, हेड से टो की तरफ जाएगी और टो से हेड की तरफ जाएगी, ऐसे समझ लो। तो ये होती है ट्रांसवर्स और ये होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, अब पहले अपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का हमारे पास फॉर्मूला बनता है अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस आर होल ऑफ स्क्वायर। याद कैसे रखना है? माइनस माइनस, डायरेक्ट है मतलब सीधे, माइनस सीधे, माइनस माइनस। डी क्या होता है? डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। डी क्या होता है? डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। और ये बड़े सर्किल की रेडियस, ये छोटे सर्किल की रेडियस। ट्रांसवर्स में क्या होता है? कट पिट रहा है ना, तो देख रहे हो प्लस का साइन एक तरीके से बन रहा है, तो डी का स्क्वायर माइनस, लेकिन यहाँ पर आर प्लस आर का होल ऑफ स्क्वायर हो जाता है। डी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, बड़े सर्किल की रेडियस छोटे सर्किल की रेडियस। तो डायरेक्ट का फॉर्मूला ये होता है, सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बतानी है, फॉर्मूला लगाते हैं, डी का स्क्वायर माइनस बड़े सर्किल की रेडियस माइनस छोटे सर्किल की रेडियस। ठीक है, आर
सीधा मतलब माइनस, तो इधर भी आगे माइनस, सीधे याद रखो, डायरेक्ट मतलब सीधा, माइनस माइनस, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है 37 का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस 22 माइनस 10 कितना होगा, 22 माइनस 10 होगा 12 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी 49 और ए माइनस बी 25। 49 से बाहर आ जाएगा 7 और 25 से बाहर आ जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मैंने फिगर नहीं बनाया क्योंकि हमें जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अगर इसका आप फिगर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये होगी 22 सेंटीमीटर रेडियस उसकी, ठीक है, और ये एक छोटा सर्किल होगा जिसकी रेडियस होगी 10 सेंटीमीटर, 22 10 32, और ये उसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है, ये m हो जाएगा, ये q हो जाएगा। हमें m और q की लेंथ बतानी थी, बट हमें फिगर बनाने की उतनी नीड नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट करेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको रेडियस दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि जो सर्किल है वो आपस में टच कर रहे हैं। अगर सर्किल आपस में टच करते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, r1 प्लस r2 हो जाती है। अगर ये सर्किल आपस में टच कर रहे होते तो इनके बीच की दूरी क्या होती, ये जो 5 है ये 5 गायब हो जाती, 22 10 32 हो जाती डिस्टेंस। तो ऐसा आपको याद रखना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में लिखा होता है तो वहाँ पर आपको थोड़ा पढ़ना होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कितनी टेंजेंट्स बनती हैं। कभी कभी ऐसा हमें दे दिया जाता है, यहाँ पर देखो कितनी टेंजेंट्स बनेगी, एक तो ये टेंजेंट बन जाएगी ऐसे, एक ये टेंजेंट ऐसे बन जाएगी, एक टेंजेंट ऐसे बन जाएगी और एक टेंजेंट ऐसे बन जाएगी, ठीक है। ये टेंजेंट कब, ठीक है, गला रेतने की ज़्यादा लग गई, ठीक है। तो अगर ऐसे सर्किल होंगे कि इफ़ द रेडियस ऑफ द टू सर्किल आर 22 एंड 10, उनके बीच की दूरी 37 है, मतलब जो यहाँ पर D है ना, D ग्रेटर होगी R1 प्लस R2 से। अगर D ग्रेटर होगी R1 प्लस R2 से तो कितनी टेंजेंट्स बनेंगी, 4 बनेंगी, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनेगी। लेकिन जहाँ पर D इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा, यानी कि डिस्टेंस जो है वो R1 प्लस R2 के इक्वल होगी, दोनों सर्किल टच कर रहे होंगे, यहाँ पर एक ये डायरेक्ट बनेगी, एक ये डायरेक्ट बनेगी और एक ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी बन जाएंगी अगर आप देखोगे तो एक ट्रांसवर्स बन रही है, ठीक है, एक ये ट्रांसवर्स है और 2 कॉमन बन रही है, तो 2 डायरेक्ट बन रही है, एक ट्रांसवर्स बन रही है। अगर ये बोल देगा कि जो D है वो कम होगा R1 प्लस R2 से, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर अगर R1 प्लस R2 से कम है तो यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स बनेगी, यहाँ पर तो 2 ही बनेगी, एक ऐसे और दोनों कैसी हैं, दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। अगर ये बोल देता है कि जो है सर्किल के अंदर एक सर्किल है तो यहाँ पर क्या ऐसे होगा, यहाँ पर देखोगे तो एक ही टेंजेंट बनेगी, वो ऐसे बनेगी, ठीक है। ये कैसी होती है, ये ट्रांसवर्स है क्या, नहीं, ये डायरेक्ट है एक तरीके से देखोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी बनेगी, नंबर ऑफ टेंजेंट एक ही बनेगी, ठीक है। इसमें तो 0 बनेगी, नो टेंजेंट, नो कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना और अपने पास रख लेना पढ़ने के लिए, है ना, पढ़ना भी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। From a circle with a radius of इतना सेंटीमीटर, a sector with the arc of a length 11 सेंटीमीटर is cut off. Find the area of this sector. देखो हमसे एक सर्किल होता है, सर्किल के किसी भी सेक्टर को कट कर देते हैं तो हमें क्या है, उसकी आर्क लेंथ दे दी जाती है। आर्क लेंथ क्या होती है, अगर ये सर्किल है, ठीक है, सही से सर्किल बनाओ, ये सर्किल कम छोड़ ज़्यादा लगता है, ये सर्किल है, अगर यहाँ पे अगर मैंने एक सेक्टर काटा, ठीक है, सेक्टर काटा मैंने, तो ये वाला जो है ना, ये एरिया, ये होता है आर्क लेंथ, ये क्या होता है, ये होता है आर्क लेंथ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आर्क लेंथ का, अगर आप देखोगे तो आर्क लेंथ का वैसे तो 2πr हमारा पूरा होता है सरकमफ्रेंस का, और अगर आर्क लेंथ का बोलोगे तो θ/360 इंटू 2πr हो जाता है आर्क लेंथ का फॉर्मूला, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 11 सेंटीमीटर। हमें रेडियस भी दी गई है, अगर हमें रेडियस दी गई है तो क्या हम यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं, बताओ। क्या क्या हमें पता है, जो पता है लिख लो। आर्क लेंथ का फॉर्मूला θ/360 इंटू 2πr इज इक्वल टू कितना, 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ से θ/360 की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
यहाँ से अगर मैं निकालूँ थीटा अपॉन 360 की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 11/2πr। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है वो हमें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर। πr स्क्वायर पूरे का और जितना सेक्टर काटा उतने से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट कर दो। थीटा अपॉन 360 की क्या होगी 11/2πr इंटू πr स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, कितना आ जाएगा 11 इंटू r/2 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या 11 का कोई मल्टीपल मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो डायरेक्टली r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, 11 सत्ते 77 9 11 8 88 7 11 ये नहीं कट रहा है, ये कटेगा क्या 11 सत्ते 77 9 11 88 8 11 सत्ते 77 5, ये ऑप्शन 11 से कट रहा है। 11 सत्ते 77 9 11 9 11 8 88 ये भी नहीं कट रहा है। 11 सत्ते 77 9 11 8 88 3 ये भी नहीं कट रहा है। तो एक ही ऑप्शन कट रहा है जो कि ये वाला है 11 से, नहीं तो एक ही चार हमारे पास बचता है 15.75 इंटू 11/2। इससे तो हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई इसका चारा भी नहीं है। 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या होती है, पहला नंबर लिखा फिर पहले नंबर को दूसरे में जोड़ दिया, 7 5 कितना हो जाएगा 12, कैरी 1 चला जाएगा। अब 5 में 7 जोड़ा था, अभी 7 में 5 को जोड़ो तो 7 5 12 और 1 13, कैरी कितना चला जाएगा 1। अब ये 5 1 में जुड़ जाएगा 6 और 6 के साथ 1 कैरी जुड़ जाएगा कितना 7। अब अकेले 1 बचा तो 1 को एक बार ही लिख लो, 2 डिजिट के बाद था तो यहाँ पॉइंट लगा लो, बटे 2 कर लो, 2 8 16 6 2 6 12 और 2 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन। ऐसे भी कर सकते हो। हमें पता चल गया आर्क लेंथ का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मेरे भाई एक चीज़ याद रखना, ये आर्क लेंथ थी, लेकिन अगर यहीं पे ये बोल देता पेरीमीटर ऑफ सेक्टर तो उसमें हम ये आर और ये आर भी ऐड कर देते। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर अगर बोलेगा तो हम क्या करेंगे उसमें 2r भी ऐड कर देते हैं। अगर किसी भी सर्किल के पार्ट का अगर पेरीमीटर होगा तो उसमें 2r जरूर जुड़ जाता है, तो r के लेंथ में हम 2πr भी जोड़ देते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Let C be a circle with center O and P be an external point to C. Let PA and PB be two tangent to C. एक सर्किल है विथ सेंटर O, ठीक है, सेंटर O, P be an external point to C. ये सर्किल था C और एक एक्सटर्नल पॉइंट है कोई P. PA और PB टेंजेंट है, PA और PB टेंजेंट है। ठीक है, इफ PA and PB are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री, PA और PB जो है एक दूसरे के इंक्लाइंड कर रही है कितने डिग्री पर 60 डिग्री पर, तो हमें एक एंगल की वैल्यू बतानी है, एंगल POA हमें ये बतानी है। ठीक है, हमें इस एंगल की वैल्यू बतानी है। अब देखो यहाँ पर एक्चुअल में अगर यहाँ पे मैं देखूँ एक फिगर हमारे पास बन रहा है AOBP बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, ये टेंजेंट का एंगल है, रेडियस है ये तो 90 बनेगा, ये यहाँ पे भी ये 90 बनेगा। अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 60 है, तो 9 9 18 6 24 कितना 240, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 120 डिग्री का। पूरा एंगल कितने का होगा 120 डिग्री का होगा। लेकिन जब कभी भी ऐसा फिगर बने ना तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है और ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दोनों क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल और ये साइड कॉमन, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल ऊपर नीचे वाले कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जब ऊपर नीचे वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल हो जाएगा, यानी कि दोनों एंगल क्या होंगे एक तरीके से बाइसेक्ट हो जाएंगे। तो अगर ये 60 था तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अगर ये पूरा 120 था तो ये 60 हो जाएगा, ये वाला भी 60 हो जाएगा। हमें इसी की तो वैल्यू बतानी थी जो कि 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट।
फिर से एक बार देख लो, अगर कोई भी किसी भी एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनती हैं तो वो जो ऐसे ट्राइंगल बनता है ना, वो एंगल्स को ऐसे बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है, बीच से। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, बस काम ख़त्म। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, यहीं पे कहो तो बता दूं, चलो लिख ही लो। टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट्स आर इक्वल। इस पॉइंट से ये टेंजेंट निकली है, इस पॉइंट से ये टेंजेंट निकली है, दोनों एक ही पॉइंट से निकल रही है। इसका मतलब है कि जो टेंजेंट की लेंथ होगी ना, वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है, समझ गए बात। ये है सर्किल, एक ये टेंजेंट ऐसे बना दी, एक ये टेंजेंट ऐसे बना दी, तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि ये एक ही पॉइंट से निकल रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, ये तो सेम ही चीज़ लिख दी, ओके। तो ये एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी। एपी हमारी क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, यानी कि हमारे पास कुछ नंबर्स दिए होते हैं, इनका जो डिफरेंस होता है ना, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे ए, बी, सी एंड डी आर इन ए पी बोला मैंने, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस बी माइनस ए इक्वल होगा किसके, सी माइनस बी के डिफरेंस के, इक्वल होगा किसके, डी माइनस सी के, ठीक है, जो कि किसी कॉमन होगा ना, जो कि कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। तो किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, कॉमन होगा। तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, उसे हम एपी बोलते हैं, ठीक है। एपी के लिए कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे अगर ये ए है, ठीक है, ये ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ठीक है, ऐसे ही करते करते nth टर्म है कोई, तो यहाँ पे जो nth टर्म की वैल्यू होती है ना, वो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म की जो वैल्यू होती है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है, और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। कहाँ गया, आजा, ठीक है, ये रहा। हमें यहाँ पर दिया गया है डिफरेंस 7 है और 22nd टर्म 149 है। अब मुझे एक चीज़ बता दो, अगर मुझे पता है कि टर्म नंबर 22 149 है, तो क्या मैं यहाँ पे फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, a प्लस n माइनस 1, n क्या, j, तो 22 माइनस 1 इंटू डी, 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 गुणे 7 147। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी क्या। अब अगर a की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, मुझे बताना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, तो मुझे इन 22 टर्म का सम बताना है, ठीक है। सम ऑफ n टर्म क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, nth टर्म ऑफ एन ए पी, nth टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, a, हट जा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म हो गया। अगर मुझसे ये बोल दे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला होता है, बट एक थोड़ा सा इजी फॉर्मूला बता देता हूँ। जब हमें पहला टर्म और लास्ट टर्म पता हो, जब हमें पहला टर्म पता हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम कर देते हैं और n बाई 2 कर देते हैं। अगर इस फॉर्मूले को ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही तो बनेगा। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, मतलब लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और फिर n बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी फॉर्मूला वहाँ से निकल करके आ जाता है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे लगा देते हैं सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, तो Sn कितने हैं, 22, तो n बाई 2 लगाएंगे और फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे। n बाई 2 कितना, n की वैल्यू 22 है, तो 22 बटे 2 यानी कि 11 इंटू पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 149 है, तो कितना हो जाएगा 151। 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक बताई, पहला टर्म, फिर 5 और 1 6, अभी 5 और 1 6 और 1, अब क्योंकि 5 1 में तो जाके जुड़ गया, अब 1 किसी में थोड़ी जुड़ेगा जाकर के, तो 1 को अकेले लिख लो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। फाइंड द सम ऑफ
अब ये मेरे भाई ये जीपी है। एपी में क्या था, दोनों टर्म का डिफरेंस सेम था, लेकिन जीपी में ऐसा नहीं होगा। जीपी में रेशियो सेम होगा। मतलब अगर मैंने बोला कि ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है, अगर मैंने बोला ए बी सी आर इन जीपी, इसका मतलब बी अपॉन ए इक्वल होगा किसके, सी अपॉन बी के। यानी कि किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो रेशियो होगा ना वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो देख रहे होगे 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये जीपी बन रही है। मतलब इनका कॉमन रेशियो कितना है, 3 के इक्वल है। अब जब ऐसा केस बनता है कि हमें सम बताना होता है किसी जीपी में, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि आर हमारा 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। यहाँ पर देखो 3² करोगे, इसका मतलब आर कितना है, 3 के बराबर है। यानी कि जो आर है हमारा वो ग्रेटर है किससे, 1 से। जब हमारा आर 1 से ग्रेटर होता है तो इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं एक्चुअल में। ये कैसे, पिछली स्लाइड से इसमें कैसे आ गया ये, इरेज कर दो। ठीक है, देखो ये हमारे पास कुछ केसेस बनते हैं। ठीक है, आर 1 से ग्रेटर है तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है कि अगर आर 1 से बड़ा है तो सम ऑफ n टर्म जो होता है वो a आर की पावर n-1 अपॉन r-1 कर देते हैं। ऐसा कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी, 3 पहला टर्म, r कितना है 3 और n कितने हैं 8, तो 3 की पावर 8 माइनस 1 बटे 3 माइनस और 1 कितना 2। हाँ, इसको सॉल्व कर लें ज़रा। अगर मैं देखो 3 की पावर स्क्वायर लिखूं और फिर इसका 4 कर दूं, चलेगा, चलेगा ना। मतलब 9 की पावर 4, 9 की पावर 4 करने का मतलब क्या है, 81 इंटू 81। अभी आसानी से 81 का स्क्वायर तो निकाल ही सकते हो ना, कितना होता है 6561 होता है। आई थिंक इतना ही तो होता है, 6561। ठीक है, करके देख लेते हैं। 8 8 जा 64, 8 का नंबर 8 दूनी 16 और 1, तो 1 6 और 65, तो 81 का स्क्वायर कितना होता है 6561। तो 6561 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6560 इंटू 3 अपॉन 2, अभी 2 से काट दो, 3280 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 0 3 8 24 और 32 है 96 तो 98, यानी कि 9840। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, बट अगर यहीं पे आर हमारा छोटा होता, अगर आर हमारा छोटा होता तब हम क्या करते, अगर आर हमारा 1 से कम होता तब हम लगाते हैं 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। क्योंकि भाई माइनस में थोड़ी ना उसको रखेंगे, माइनस में थोड़े ही रखेंगे उसको, तो इसीलिए जो बड़ा होगा, क्योंकि r की पावर n मतलब 1 से कम है, तो 1 से कम की कोई भी पावर करते जाओगे तो वो तो 1 से कम ही रहेगा, तो 1 में से घटा देंगे। लेकिन अगर 1 से बड़ा होगा तो 1 घटा देंगे, बड़े में से ही तो छोटा घटेगा ना, तो ये हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी होगी कि इसमें कभी कभी ये दे दिया जाता है कि फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन जीपी। जब इनफाइनाइट टर्म के बारे में बात की जाएगी तो जस्ट आपको एक काम करना है, फॉर्मूला उठाओ और उस पर वैल्यू पुट कर दो इनफाइनाइट की। आर से कम होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यही तो होता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने बोल दिया 1/9 है और इसकी पावर इन्फिनिटी है, तो 1 अपॉन नीचे इतना बड़ा नंबर हो जाएगा कि ये ऑलमोस्ट 0 के इक्वल हो जाएगा ना। कोई इतना बड़ा नंबर हो जाएगा कि वो ऑलमोस्ट 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 में से जब 0 को घटा दोगे, 1 में से जब 0 को घटा दोगे तो ये तो 1 ही बच जाएगा ना पूरा एक तरीके से। तो a अपॉन 1 माइनस आर हो जाता है, किस केस में, आर से जब कम होता है और इनफाइनाइट का केस होता है। लेकिन वहीं पर इस केस में आ जाओ, इस केस में क्या होता है, a आर की पावर n-1 अपॉन r-1 होता है। अब r हमारा 1 से बड़ा है, 1 से बड़े की इनफाइनाइट पावर है। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, इनफाइनाइट में से कुछ घटाएंगे अगर हम, तो वो भी तो इनफाइनाइट ही होगा। इनफाइनाइट में से कुछ घटाएंगे तो वो भी तो इनफाइनाइट ही होगा, और इनफाइनाइट में से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी तो इनफाइनाइट ही होगा। तो ये पूरा टर्म इनफाइनाइट बन जाता है, और ए से जब मल्टीप्लाई होता है इनफाइनाइट तो वो भी इनफाइनाइट बन जाता है। तो अगर आर हमारा 1 से बड़ा है और इनफाइनाइट की बात कर रहा है तो बड़ा इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट बना देगा।
अगर छोटा इनफाइनाइट है तो a अपॉन 1 माइनस आर लगा देते हैं। ये फॉर्मूले थोड़े से एडवांस वाले हैं तो इनको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कई बार आपको इनको नोट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये समझ में आएंगे। अगला हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हैविंग ओरिजिन एट सेंटर, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। देखो अगर एक सर्किल है, कोई सर्किल अगर हमारा ओरिजिन से पास होता है, यार ओरिजिन से पास हो जा सर्किल, अगर सर्किल हमारा ओरिजिन से पास होता है तो ये बताओ ये 0,0 होगा ना, सेंटर क्या होंगे 0,0, तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये भी a, ये भी a। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस y² इज इक्वल टू a², जहाँ पर सेंटर हमारे 0,0 है और रेडियस हमारी a यूनिट के बराबर है। लेकिन वहीं पर अगर ये हमसे बोल दिया जाता है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल बताओ जो कि h, k सेंटर है, अगर h, k सेंटर है तो वहाँ पर क्या होती है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a² या फिर r², तुम कुछ भी मान सकते हो, जहाँ पर की रेडियस हमारी a यूनिट है, ठीक है। तो अगर सेंटर h, k है तो x माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a होता है, ठीक है। समझ में आई क्या बात जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो ओके, अब देखते हैं ये क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विद सेंटर इतना और रेडियस 4 सेंटीमीटर। अगर ये ओरिजिन से पास होता तो x² प्लस y² ले लेते, लेकिन ओरिजिन से ना पास होकर के ये सेंटर दे दिया, तो ये h है और ये k है। मैंने क्या बोला, x माइनस एच यानी कि x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस के, तो y माइनस का -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फॉर्मूला ओपन कर लो, x² प्लस 1 माइनस का 2x प्लस y² प्लस 4 प्लस 4y इज इक्वल टू कितना 16, 4 और 1 मिला करके कितना हो जाएगा 5, तो x² माइनस का 2x प्लस y² प्लस 4y, तो ये तो इधर इक्वल 11 रहेगा और इधर आ जाएगा तो माइनस का 11 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ सर्किल पासिंग विद सेंटर फलाना फलाना और रेडियस इतनी, ठीक है। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो तो ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक था, ठीक है। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कर लिए, आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने किए इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर देना मेरे भाई, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में फीडबैक आपको ज़रूर देना है, ठीक है। तो कल हम करेंगे इसी का नेक्स्ट लेक्चर और रात में लाइव करेंगे, तो ज़रूर आ जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, जय हिंद।